दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं हैं कि एक भाज्य है कि अभाज्य है। कैसे डिसाइड करेंगे कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, जो संख्या एक से विभाजित हो जाए और अपने आप से कट जाए, अपने आप से विभाजित हो जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। वही पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। ये एक जो है, इसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप लोग। एक स्वयं से भी कट रही है, एक से भी कट रही है, लेकिन फिर भी ये भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे जानेंगे? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल परिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और योगफल, ये कैसी संख्या आती है? इन सब का कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल से। यहीं पर आपको मैथ के वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो मैथ की आपकी बुनियाद बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता बुनियाद तय कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। यहाँ पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि तैयारी हमको आज और अभी से ही चालू कर देनी चाहिए, तो इसी क्रम में आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए अंकगणितीय परीक्षण में पूछे जाने वाले चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और जो है कुछ जो मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, इन कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, इनको भी दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो है यानी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 से विभाजित होने के लिए किसी एक संख्या के साथ में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, जिसका आंसर था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 डिजिट से मिली जो संख्या है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसकी बेसिक परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी वस्तु को गिनना हम कहाँ से चालू करते हैं? जब वो वस्तु है ही नहीं तो वो तो ज़ीरो हो जाएगी। तो जब है ही नहीं तो गिनेंगे कैसे? तो गिनने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं? हमेशा 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। यानी कि आपका जो है 1 से लेकर के अनंत तक संख्याओं की कोई सीमा नहीं है। तो अनंत तक जो संख्याएं बनेंगी वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जब हम शून्य को भी यानी कि जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तब ये हमारा बन जाता है कैसा? पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाता है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्याएं हैं जिनमें हम निगेटिव टर्म भी जो है माइनस वाले जो है उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 और उसके बाद प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों साइड के जो नंबर्स हैं प्लस 0 है, इन सब का जो ग्रुप है वो कैसा कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कोई रिमाइंडर शेष नहीं रहता है, वो संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 76 है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरी तरह से जो है जो आंसर आएगा वो 38 आ जाएगा। तो ये जो 76 है वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। यदि कोई रिमाइंडर शेष बचता है, सपोज 11 है, 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो हमारा कोसेंट आएगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 1। जब रिमाइंडर बचेगा तो वो संख्या आपकी सम संख्या नहीं होगी, वो संख्या आपकी विषम संख्या होगी। तो एक सिंपल सी पहचान है कि जिनका जो है
जिन संख्याओं का इकाई का अंक जो है वो 0 हो, 2, 4, 6, 8, ये जो है जिनका भी जो है अंक इकाई का ये 5 अंक होंगे वो सभी कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होगी। इसी के अपोजिट विषम संख्या होती है। भाई सम का अपोजिट विषम हो गया, उसमें क्या था कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और विषम संख्या कैसी होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती, जैसे आपकी 1, 3, 5, 11, 27, ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये कैसी हैं? आपकी विषम संख्याएं दे रखी हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? इनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 अंक अगर इकाई के अंक में मिल जाते हैं तो ये संख्या कैसी होती है? पूर्णतः विषम संख्या होती है। अब आगे आते हैं अभाज्य संख्या। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना हमें बहुत ज़रूरी है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है अभाज्य संख्याओं का 2, 3, 7, 5, 13, 17। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये या तो एक से कटेंगी और या फिर स्वयं से कटेंगी, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है 47, ठीक है, 29, 17 के बाद 19 भी आती है आपकी। तो कई सारी ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। एक किसी से भी विभाजित नहीं होती तो ये अभाज्य संख्या है, भाज्य तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन इसको जो है हम अभाज्य की कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वयं और एक से डिवाइड होना, तो ये संख्या स्वयं और एक से डिवाइड नहीं होती। इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो परिभाषा आती है वो आती है कौन सी? कि केवल 2 गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? केवल 2 गुणनखंड। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी ना तो 2 से कम गुणनखंड हो सकते हैं ना ही 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। तो वो जो केवल 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो एक होता है और कौन सा होता है? स्वयं वह संख्या। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या का वो यही है कि जो है 2 गुणनखंड होंगे, केवल एक और स्वयं वह संख्या, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपकी एक है वो भाई ना तो भाज्य है, किसी से भाग नहीं जाता, और अभाज्य की कैटेगरी में भी नहीं आती क्योंकि इसके जो है केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसी के अपोजिट अब आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो कि जो है एक और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से कट सकते हैं। जैसे 4 है 2 से भी कट जाएगा, 6 है 3 और 2 से कट जाएगा, ठीक है। 8 है 4 से भी जो है विभाजित हो जाता है, 9 है 3 से, 1 से और 9 से तो हो ही रहा है, 10। तो ये जो संख्याएं हैं ये सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आता है असहभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि ऐसी ये ग्रुपिंग्स होती है, 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 2 नंबरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके जो है गुणनखंडों में जो है कुछ जो है कंडीशंस होंगी। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका महत्तम समापवर्त्य 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 4 और 9 एग्जाम्पल दे रखा है आपका, 4 और 9। तो 4 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 4। 9 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 9। तो देखिए इनमें क्या है?
कोई भी जो है कॉमन इनका जो है डिवीज़र नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं है। इसी तरह से देखिए 12 है, तो 12 में क्या आता है, किससे किससे कटेगा, 1 2 3 4 6 12, और 25 में क्या आएगा आपका, 1 5 25। तो इनमें देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका जो जोड़ा है, इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। तो इसी तरह से जो है अगला है युग्म अभाज्य संख्याएं। अब ये ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका 3 और 5, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2। ये कैसी संख्या है, अभाज्य। ये कैसी संख्या है, अभाज्य। तो ये 3 और 5 का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, युग्म अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल दे रखा है आपका 11 और 13, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है देखिए कितना आ रहा है, 2 डिफरेंस है इनके बीच का। 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, ठीक है। तो ये कैसी संख्या हो गई, युग्म अभाज्य संख्या हो गई। अब आते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q, P और Q कोई एक नंबर होगा, ठीक है। ये कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक अभी मैंने बताया था आपको, -∞ से लेकर के +∞, यानी कि माइनस वाला नंबर भी हो सकता है, प्लस वाला भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको जो है जब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए दे रखा एग्जाम्पल 3/4, 5/6, दशमलव में भी लिख सकते हैं। दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। देखिए इनको भी लिखने का तरीका होता है। 177 को हम क्या लिख सकते हैं, 177/100। कोई एक अंक नॉर्मली दे रखा है, जैसे तोड़ दे रखा है, तो 2/1 तो हम लिख ही सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 2, ये जो है अगर मान लीजिए 1 2 3 ये सब आता है तो भी जो ये क्या है, परिमेय संख्या में ही आते हैं। 2.3333, यानी कि ये जो है क्या हो रहा है, 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो भी जो है क्या है, ये परिमेय संख्या में ही आएगा। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ये P/Q नहीं लिखा जा सकता है इनको। कैसे, ये देखिए दे रखा है एग्जाम्पल, √2, इनको जो है हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √15, √2, 5⁻1/3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं, इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर जो आपका ये पाई है, पाई का मान होता है 22/7, तो सर ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो पाई का मान है 22/7, लेकिन पाई एक अलग कॉन्सेप्ट है, पाई एक अलग संख्या है, उसका मान हम लेते हैं। मान तो इसका 3.14 भी होता है, लेकिन इसका मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। लेकिन अगर कहीं केवल पाई लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ऐसे नंबर्स होते हैं जो वास्तविकता में होते हैं, ठीक है। अब उनमें आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो सभी आ जाती हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएगा। काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर, ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि -2 इंटू -2 करेंगे तो ये माइनस का जो है प्लस हो जाता है, ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो +4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो है 2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। लेकिन किसी का भी जब स्क्वायर हो, किसी भी संख्या का, सपोज -11 है, इसका हमें स्क्वायर करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, -11 का मल्टीप्लाई करना है -11 से। तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा किसी चीज़ का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, √ऑफ अ नेगेटिव नंबर स्क्वायर, यानी कि एक -2 है, -2 है, उसका अंडर रूट निकालना है। तो भाई ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका स्क्वायर क्या किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये काल्पनिक नंबर है। हमने लिख तो दिया है
कल्पना करके लिख दिया कि हाँ -2 का अंडर रूट जो है एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अंडर रूट -2 वास्तविकता में हमें मिलेगा नहीं। तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। अगले कॉन्सेप्ट आगे जो है हम लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो विशेष बिंदु हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये पॉइंट पहला आता है आपके पास सामने कि संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है एक नंबर जो है क्या है, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसको किसी श्रेणी में हम नहीं रखेंगे, ना तो भाज्य में रखेंगे ना अभाज्य में। क्वेश्चन आएगा कि एक जो है आपकी कैसी संख्या है, ऑप्शन में दिया होगा भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक या अन्य कुछ काल्पनिक संख्या, कुछ भी दे दिया। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, जो आंसर होगा इसमें भाज्य पे कभी टिक मत करिएगा, ना ही अभाज्य में करिएगा। ठीक है, क्यों? ये कॉन्सेप्ट मैंने पीछे आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और सम हो, ऐसी केवल एक ही संख्या है। वो कौन सी है? 2। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भाज्य संख्या है। ये पूछा गया है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में, पूछा गया है इस क्वेश्चन पे कि 2 एक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम है, यानी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? तो एक ही मात्र संख्या है जो कि कैसी है, अभाज्य है और सम है। वो कौन सी है? 2। तो इसको बहुत ध्यान से जो है याद रखिएगा। अगला पॉइंट है वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, 5 व 7, 3, 5, इनके बीच में क्या है, एक ही सम संख्या है। 3 व 5 है, 11, 13 है, 17, 19 है, 29 और 31 है। तो इनके बीच में क्या है, इनको आप जनरली इन जोड़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। कैसा? कि निम्न दिए गए युग्मों में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो समअभाज्य है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट अभी। ठीक है, तो इनमें कौन से होंगे आपके, ये सारे जोड़े होंगे दिए गए हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, नेचुरल नंबर के ऊपर जो है होल नंबर आ गया। ठीक है, होल नंबर के ऊपर आपका इंटीजर आ गया, यानी कि पूर्णांक आ गए। पूर्णांक के ऊपर जो है क्या आ गया आपका, परिमेय आ गया। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर आ गए। और रेशनल नंबर के ऊपर भी कौन सा आएगा, वो आएगा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो इसको याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट है सभी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर क्या है, सारे घेरों के अंदर आ रही है ना। देखिए, नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल रेशनल नंबर भी हो सकता है, और वास्तविक संख्या तो है ही। इसके बाद बात करते हैं सभी पूर्ण संख्याओं की। तो जैसा जैसा है वैसा वैसा इसको घटाते जाइए। कोई भी देखिए होल नंबर, यानी कि जो आपका पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कभी नेचुरल नंबर होगी, मतलब ये कहा जाए कि सारी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर होंगी तो नहीं हो सकती, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती है और वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका पूर्ण संख्या है वो परिमेय भी होंगी और रियल भी होंगी। ठीक है, और सभी पूर्णांक, यानी कि जो जो आपके जो है ये पूर्णांक है इंटीजर्स, वो क्या होंगे, परिमेय भी होंगे और अपरिमेय भी होंगे। दोनों संख्याएं होते हैं। जो इंटीजर्स हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, और जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है वो भी क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्या होगी। अगला पॉइंट है अभाज्य।
एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। यानी कि जो अभाज्य यानी कंपोजिट नंबर और यौगिक हैं वो सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यौगिक संख्या तो सभी 2 से कट जाएंगी, एक को छोड़ करके। जहाँ आप 4 पहुँचेंगे, 6 पहुँचेंगे, 8 पहुँचेंगे, 22, 24, 26 सभी जो है क्या होंगी, 2 से तो विभाजित होने ही वाली हैं। ठीक है। कुछ भाज्य संख्याएं आपकी कैसी होंगी, विषम भी हो सकती हैं। जैसे 27 क्या है, भाज्य संख्या लेकिन विषम है। और अभाज्य संख्या भी जो है आपकी कैसी हो सकती है, सम और विषम। सम अभाज्य कौन सी है, 2, विषम तो सभी होंगी, और बाकी जितनी भी जो है अभाज्य संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, विषम होंगी। अगला पॉइंट है, सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। पूर्णांक मैंने आपको बताया था, माइनस से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 और प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो ये कैसे हो गए आपके सारे पूर्णांक। सारे पूर्णांक कैसे हो गए, ऋणात्मक भी हो गए और धनात्मक भी हो गए। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, देखिए जो संख्याएं आपकी पॉजिटिव या निगेटिव हैं उनमें जो है हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो P/Q है ये क्या है, पूर्णांक ही तो है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में पूर्णांक ही तो आता है P/Q। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, अपरिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। यानी उनको जो है क्या कर सकते हैं, पूर्णांक बटे पूर्णांक के फॉर्म में लिखना है। अब पूर्णांक कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि चाहे वो पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, ये सभी क्या होंगी, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्राकृत अभाज्य यौगिक सम एवं विषम। यानी कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो अभाज्य भी होती हैं, यौगिक भी होती हैं, सम भी होती हैं, विषम भी होती हैं। एवं पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक कब होंगी, जब वो पूर्णांक बन जाएंगी। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से, देखिए मैंने लिखा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये क्या है, पूर्णांक। लेकिन जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं वो कहाँ से चालू होती हैं, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, इसमें कहीं पे भी -1, -2 नहीं आता, ये गलत है। तो जो ये चालू हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं, 0 से, और आगे ही बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये कभी कैसी नहीं होंगी, ऋणात्मक नहीं हो पाएंगी। अगला है भिन्न संख्या परिमेय होती हैं। बिल्कुल सही बात है, भिन्न संख्या आपकी जो है भिन्न भी कैसे लिखी जाती है, 1/5, 2/6 इसी तरह से लिखी जाती है भिन्न संख्याएं। तो वो भी क्या होंगी, ये देखिए सब पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है। भिन्न में जो है बस केवल भिन्न में एक डिफरेंस ये आता है कि किसी भी भिन्न में आपका जो है जो ये नंबर्स होते हैं, ये 1/5, 2, 6, ये हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ पर जो आपका नीचे वाला होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या भी किस में आती है, आपकी पूर्णांक में ही आती हैं। तो भिन्नें कहाँ होंगी, सभी भिन्नें जो है जो भिन्न होंगी वो क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक, यानी -0 या +0, जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो उसका माइनस होना या प्लस होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 क्या होता है, हमेशा ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, यानी कि 0/a = हमेशा जो है क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि जो है जब हम इसको देखिए यहाँ ले जाते हैं तो जनरली क्या होता है, a × 0, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। तो अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो ये डिसाइड नहीं है, ये क्या है, अनिश्चित है। क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर a नहीं आ सकता। तो ये अवास्तविक चीज़ हो गई, यानी a/0 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन डिफाइंड, यानी कि ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है।
भाई जीरो में अगर मान लीजिए हम x का गुणा करते हैं तो जीरो आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। तो जीरो का कोई भी मल्टीपल जो है क्या होगा, वो a नहीं हो सकता। तो जीरो का जो भी मल्टीपल आएगा वो हमेशा जीरो होगा, यानी जीरो में किसी का भाग करेंगे वो जीरो आएगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर हम जीरो से किसी संख्या को भाग भी दे रहे हैं तो भाई जीरो का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जीरो के पहाड़े में कभी भी ऊपर वाली संख्या आ ही नहीं सकती। तो जब ऊपर वाली संख्या आ ही नहीं सकती तो ऐसी कोई कंडीशन बनी ही नहीं। जब बनी ही नहीं तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं। अब देखिए आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इनको बस याद रख लीजिए, ये जब हम आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे तब इनके जो है जो सहचर्य नियम और जो है संवरक नियम, बहुत सारे नियम आते हैं। तो अलग अलग जब इन चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे कि मतलब पूर्णांक कैसे हैं, भिन्नें कैसी हैं, परिमेय संख्या कैसी हैं, तो उनमें हम और अच्छे से बता देंगे। बस केवल इनको याद रख लीजिए, इन पॉइंट्स को जो इस स्लाइड में दे रखे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या आता है और गुणनफल भी हमेशा परिमेय संख्या आता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2 प्लस दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/3। इनका जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 5, यानी कि 5/6। तो 5/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब गुणनफल की बात कर लेते हैं, 1/2 गुणे 1/3। इनका गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, ऊपर ऊपर का हो जाता है, तो 1/6 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपकी जो है जो दो परिमेय संख्याएं होंगी उनका योगफल और गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या आएगी। अगला पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि सपोज मैंने एक संख्या दे रखी है पाई, ठीक है, पाई को मत लीजिए, मैंने दे रखी है एक संख्या आपकी जो है सपोज √2। इसको हमने गुणा किया किससे, √2 से ही। दो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, √4, यानी अब इसका आंसर आ सकता है -2 अथवा +2। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कभी परिमेय हो जाता है और कभी अपरिमेय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब भी हम गुणा करेंगे किसी एक परिमेय का, यानी 1/2 गुणे √2 करेंगे तो ये हमेशा जो है आपका √2/2 ही आएगा। ठीक है, इस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो गुणनफल है, योगफल है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या दे रखी हो, एक परिमेय संख्या दे रखी हो, तो जो रिजल्ट है वो क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। अगला है पाई, एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसको अपरिमेय में ही रखिएगा। भले इसका मान जो है 22/7 3.14 ये सब होता हो, लेकिन ये सब किस में आएंगे, आपके अपरिमेय संख्या में ही आएंगे। दो परिमेय संख्याओं, अगला पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 0 है, 1 है, इसके बीच में 1/2, 1/10 कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी अनंत संख्याएं जो है किसी दो नंबरों के बीच में जो है बहुत सारे अनंत संख्याएं हो सकती हैं। वो तो बहुत सारी संख्या निकालेंगे भी, जो है आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कितनी संख्याएं एक संख्या के दो संख्याओं के बीच में हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपण करना हो तो, ठीक है, या तो सीमित होता है या असीमित होता है। जैसे 3/4 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे
तो जो है आपका 0.75 आएगा आंसर, निकाल करके देख लीजिएगा। लेकिन 11/3 है तो ये जो है हमेशा बढ़ता चला जाएगा, 3.66666 हमेशा जो है ये 6 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो जब भी हम जो है भाग करते हैं परिमेय संख्याओं का, दशमलव निरूपण जो है लेके आते हैं, पॉइंट में आंसर लेके आते हैं, तो हमेशा क्या होता है, असीमित आवर्ती और सीमित आवर्ती दोनों तरीके से, यानी कि आंसर क्लियर भी निकल सकता है और नॉन क्लियर भी निकल सकता है। अगला पॉइंट है, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है, यानी कि √3 जब हम निकालेंगे, √2 निकालेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, √3 3.17 समथिंग आता है, तो ये आगे भी चलता चला जाता है। ठीक है, 1.√2 है तो इसका भी 1.414 समथिंग ऐसे जो है चलता चला जाता है। तो ये अनावर्ती होता है, अनंत होता है दशमलव निरूपण, ये डेफिनेटली कहीं पे भी जो है टर्मिनेट नहीं होगा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। सपोज 4 है, 4 का वर्ग 16 होगा, 8 है, 8 का वर्ग 64 होगा। ठीक है, और जो है 12 है, 12 का वर्ग 144 होगा। तो सम संख्या का जब भी हम वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा सम आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा विषम ही आएगा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमने कहाँ से ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 संख्याएं हैं, इनका हमें योग निकालना है, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो ऐसे जोड़ लीजिए, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 33 2 35 1 36 आ रहा है ऐसे जोड़ने पे। लेकिन ये संख्या बहुत सारी दे रखी हो, 100 तक की संख्या दे रखी हो, तब उनका सम कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इनका सम का एक फॉर्मूला निकालते हैं, लगाया हमने। फॉर्मूला क्या है कि जितनी संख्या दे रखी हो, यानी n नंबर ऑफ संख्याओं का जो है हमें सम निकालना है, तो n को बाहर रखिए, अंदर ब्रैकेट में n+1 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। कैसे, 8 संख्याओं का सम हमें लेना था, हमने 8 को बाहर कर दिया, अंदर क्या किया, 8 + 1 कर दिया। देखिए n को रिप्लेस कर दिया हमने 8 से, अपॉन 2। तो देखिए अंदर क्या हो गया, 8 × 9/2, तो ये आ गया आपका 72/2। जब भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। आ गया कि नहीं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जैसे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का हमें जो है योग निकालना है, 1 से 100 तक योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, 100 को बाहर रखें, ब्रैकेट के अंदर क्या करें, 100 में 1 जोड़ दें, अपॉन 2 कर दें। ठीक है, यानी कि 100 × 101/2, यानी कि 50 का गुणा 101 से कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग होगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रथम n सम संख्या, यानी 2 से चालू होगी, 2 4 6 8 10, इनका सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, n+1, सिर्फ अपॉन 2 नहीं करना इस बार। यानी जैसे मैंने 8 तक निकाला था ना, 2 4 6 8 10, इनका सम हमें निकालना है। कितनी संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे पहले जो है ऐसे ही देख लेते हैं, 10 8 18, 18 6 24, 4 28 2 30, 30 आ रहा है सम। अब हमें क्या करना है, प्रथम n संख्याओं का, यानी कि n कितनी, 5 संख्याएं थी, 5 × n+1 6 किया, कितना आ गया, 30। सिंपल, फॉर्मूले से आंसर डायरेक्टली मिल गया। तो प्रथम जितनी भी सम संख्याओं का सम पूछेगा, यानी कि योग पूछेगा, तो n+1, और प्रथम विषम संख्याओं का योग जो है वो कितना होता है, n²। यानी कि जैसे मान लीजिए दिया गया 1 3 5 7 9 11, प्रथम 6
विषम संख्याएं दे रखी हैं। अब इनका जो योग होगा वो 36 आएगा, किससे? इस फॉर्मूले से। कैसे? कितनी संख्याएं? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो प्रथम n संख्याओं का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा? वो 36 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ के देख लेते हैं, 11 9 20 7 27 5 32 3 35 1 36, आ गया आंसर। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट प्रथम विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगला है, ये दशमलव संख्याएं 0.x 0.xy के रूप में दी हुई हों तो इन्हें परिमेय संख्या में किस तरह से बदलते हैं? तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है, 0.x दे रखा हो तो उसमें क्या करें? बस x/10 कर दें, यानी जितने पॉइंट बाद जो दशमलव दे रखा है उतने नीचे जो है आपके वो एक के साथ में 0 लगाने हैं। यानी देखिए, x के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी एक ही चीज़ है तो हम क्या करेंगे? x/10 कर देंगे। XY हो गया, यानी 2 अंक हो गए तो अपॉन 100 कर देंगे। XYZ हो गया तो अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक है, XYZA हो जाए तो 10,000 कर देंगे, नीचे इससे भाग कर देंगे। ठीक है, सपोज 0.35 दे रखा है, इसे हमें परिमेय संख्या बनानी है तो क्या करें? अपॉन में 1 लिखें, इक्वल टू लगाएं, फिर ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिख दें। कितने अंक 0 बाद दशमलव लगा हुआ है तो 1 और 2 बाद लगा हुआ है, पॉइंट है, तो अपॉन में क्या कर देना है? उतने 0 हम बढ़ा दे रहे हैं, 35/100 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर जो है ऐसी संख्या है जो टर्मिनेट नहीं होती, यानी बार लगा हुआ है, यानी अपरिमेय संख्या है, अशांत, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अशांत अनंत आवर्ती संख्या, यानी कि बार ऊपर क्या लगा हुआ है? बार, ये ख़त्म नहीं हुआ। बार लगने का मतलब हुआ कि ये रिपीट होगा, x x x x हमेशा जो है रिपीट होगा। तो जितने अंक के लिए बार लगा हो उतने अपॉन कर देते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 0.3 बार लगा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे? 3/9 से डिवाइड कर देंगे। यानी इस बार जो पिछली बार हम किससे कर रहे थे? 10 100 1000 10,000 इससे कर रहे थे। इस बार हमें प्रोसेस चेंज कर देना है। क्या करना है? 9 से कर देना है, 99 से कर देना है, 999 से कर देना है, 9,999 से कर देना है, ऐसे ही जो है ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो है आपको जो है आगे भी जो है जब हम चैप्टर्स क्लियरली पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे इन क्वेश्चंस की कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। अभी आज के वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, किसी पहाड़े का योग लेना हो, यानी कि 2 का पहाड़ा दे रखा है, उसका योग लेना है। 2 4 6 8, 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 12, तो इसके पहाड़े का योग हमको निकालना है। ठीक है, पहाड़े का योग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है 10 तक के मल्टीपल, यानी कि 3 का पहाड़ा 30 तक, 2 का पहाड़ा 20 तक, यहीं तक जो है देखना है। यानी अगर जो हम 11 का पहाड़ा निकाल रहे हैं तो 110 तक, केवल इतना ही पहाड़ा हम, यानी कि पहले 10 टर्म का है ये, तो इनका जो है योगफल जो है किसी पहाड़े का जो है योगफल कितना होता है? उसका 55 गुना होता है। कितना होता है? 55 गुना। यानी कि अगर हम 3 का पहाड़ा ले रहे हैं तो 3 गुणे 55, उसके अंकों का योग, मतलब उसका जो पहाड़े में जो भी टर्म्स आ रहे हैं 10 तक में, उनका योग कितना आ जाएगा? 3 गुणे 55 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लीजिए सभी पहाड़ों का योग, यानी कि 1 से 10 तक के पहाड़ों का योग लेना है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूले आपके सामने इसलिए केवल बताए गए हैं ताकि इनको अभी आप याद कर लें। बाकी बाद में जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, बाद में जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, तब ये फार्मूले आपके उस समय बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आज हमने जो है बहुत कुछ सीखा, कौन कौन सी संख्या होती हैं, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सभी को हमने जो है आज बहुत अच्छे से और ध्यान से जो है देखा, इनके कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है,
आगे के वीडियोस में हम ये संख्या पद्धति से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम विभाजकता के नियम बताएंगे, कौन कौन सी संख्या जो है किससे विभाजित होने का कौन सा नियम है, एक का नियम क्या है, दो का नियम क्या है, तीन का नियम क्या है। उसके बाद फिर संख्या पद्धति से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है स्थानीय मान। उसके बाद फिर हम जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हिसाब से इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको ध्यान देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।